गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू सक्षम क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन का सीरीज शुरू किया था और लगभग हम लोग 4-5 वीडियो राष्ट्रीय आंदोलन पे अपलोड कर दिए। जो स्टूडेंट नए हैं, जो व्यूअर नए हैं, कृपया करके 3-4 वीडियो देखिए और उसी के कड़ी में आज हमारा वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनने वाला। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी का गठन लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज डिस्कस करेंगे क्रांतिकारी चरण कि भाई क्रांतिकारियों ने असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद क्या किया। तो इसी दौरान हम लोग पढ़ेंगे काकोरी कांड, फिर आगे पढ़ेंगे साइमन कमीशन, फिर पढ़ेंगे पूर्ण स्वराज की मांग, फिर पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन, फिर पढ़ेंगे गांधी इरविन समझौता और फिर पढ़ेंगे गोलमेज सम्मेलन और फिर देखेंगे 1935 का अधिनियम और देखेंगे 1937 का चुनाव। तो ये हमारा सीरीज है दोस्तों, जो कि क्रम से सीरीज है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सक्षम क्लासेस, और लास्ट 2-3 दिन से हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे क्योंकि हम लोग दोस्तों एसएससी का जो प्रोटेस्ट हो रहा, हमारे टीम उसी आंदोलन में पार्टिसिपेट थी और अभी हो सके कल भी हम लोग जाएंगे, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाए, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो जैसा कि हाँ, ISPCS माइंड ये हमारा एक दूसरा चैनल है जो बीपीएससी स्पेशल एग्जाम दे रहे हैं। तो दोस्तों जाके ISPCS को सब्सक्राइब करिए, उसमें एंशिएंट इंडिया खास करके बीपीएससी सीरीज का वीडियो डाला गया है, तो आप देख सकते हैं। जैसा कि मैं अपना इंट्रो दे दूं, मेरा नाम संतन कुमार हुआ, मैं भी करंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं मेवाड़ यूनिवर्सिटी में और मैंने बीटेक किया है, LLB किया है, MA हिस्ट्री ऑनर्स है, LLM है, मैंने गेट और नेट दोनों क्वालिफाई किया है और अभी करंट में मैं दिल्ली में एडवोकेट भी हूँ और साथ ही साथ बीपीएससी जेपीएससी से रिलेटेड मैंने 4 टाइम्स मेंस और 2 टाइम्स मैंने इंटरव्यू फेस किया है। तो दोस्तों जैसा कि ये हम देख रहे हैं, हमारा जो घटनाक्रम है राष्ट्रीय आंदोलन का, जो घटनाक्रम है, इसमें हम लोग असहयोग आंदोलन तक डिस्कस कर लिए थे। असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण, जैसे हम बताते कि चौरा चौरी कांड जो हुआ था उसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। बाद में स्वराज पार्टी का गठन हुआ और बाद में कैसे क्रांतिकारी चरण हुआ। तो दोस्तों अगर आप देखना चाहोगे तो देखोगे जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का थोड़ा सा जिक्र आएगा। आप पहले थोड़ा सा ट्रेलर देख लो कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। कि गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन वापस लिया, तो गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लिए तो एक तरफा लिए, तो कांग्रेस पार्टी से कुछ लोग नाराज हो गए थे और जो नाराज हो गए थे जैसे पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन लोगों ने एक अलग पार्टी बनाया था। इस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। इन्होंने कहा कि भाई गांधी जी आप असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिए, चौरा चौरी कांड हुआ तो हुआ, अंग्रेज के अगेंस्ट में इस समय इतना लंबा जनाधार था, इतना विस्तृत जनाधार था और इतने लोग सामूहिक रूप से अगर अंग्रेज का विरोध कर रहे थे तो आपको असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेना था। असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। तो स्वराज पार्टी का तो जिक्र हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। फिर कुछ लोग क्रांतिकारी लोग नाराज हो गए थे, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, ऐसे लोग थे जिन्होंने दोस्तों आप देखोगे कि इन लोग भी गांधी जी से नाराज हो गए और इन लोग का कहना था गांधी जी तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए और शांतिपूर्ण से आंदोलन कर रहे थे अहिंसात्मक माध्यम से, ऐसे अंग्रेजों से आजादी नहीं मिलेगा, हम लोग हिंसात्मक लड़ाई लड़ेंगे और हिंसात्मक लड़ाई में क्रांतिकारी चरण में खून खराबा होगा, गोलीबारी होगा, मारपीट होगा। तो इसीलिए क्रांतिकारी चरण देखेंगे किस प्रकार से काकोरी कांड हुआ अंग्रेज से लड़ने के लिए। तो आज हम लोग काकोरी कांड भी देखेंगे। काकोरी कांड के बाद देखेंगे किस प्रकार से साइमन कमीशन का आगमन होता है और साइमन कमीशन का भारतीय लोग विरोध करते हैं, जिसमें भगत सिंह वगैरह और लाला लाजपत राय को माथे पे चोट भी लग जाता है साइमन कमीशन के विरोध में। इसके वजह से दोस्तों लाला लाजपत राय का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है और इस वजह से कुछ क्रांतिकारी नाराज हो जाते हैं और बाद में देखो कि इन लोगों ने सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं, साइमन का जो विरोध होने लगता है। फिर देखोगे कि सॉन्डर्स का हत्या दोस्तों होगा, तो आपको हम लोग आगे आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद फिर किस प्रकार से नेहरू रिपोर्ट आता है, नेहरू रिपोर्ट में क्या बोला गया और किस प्रकार से सविनय अवज्ञा का शुरुआत होता है। सविनय अवज्ञा के शुरू होने से पहले एक पूर्ण स्वराज की मांग होती है, तो वो भी देखेंगे दोस्तों। फिर आगे देखेंगे कि गांधी और इरविन के बीच में क्या समझौता होता है, समझौता के पीछे का क्या कारण था। फिर गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाया गया था इंग्लैंड में, तो देखेंगे गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। फिर गोलमेज सम्मेलन में कॉमनवेल्थ अवार्ड पास होगा, जिसके बीच में गांधी और अंबेडकर के बीच में फिर पूना पैक्ट होगा।
फिर आप देखोगे 1935 का अधिनियम पास होगा, ये देखो पूना पैक्ट है दोस्तों। फिर आप दोस्तों देखो कि किस प्रकार से 1935 का अधिनियम पास होगा, और इसी अधिनियम के कारण 1937 में भारत में पहली बार प्रांतीय लेवल पर दोस्तों अब चुनाव होगा। तो ये हमारा आज का दोस्तों ओवरव्यू है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू से एक एक पॉइंट अभी देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग काकोरी कांड, कि काकोरी कांड क्यों हुआ, इसके पीछे का क्या लॉजिक था। तो काकोरी कांड हम लोग देखेंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गांधी जी जब असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं तो बहुत लोग नाराज हो जाते हैं, क्रांतिकारी तो खास करके नाराज होते हैं। उनका कहना था कि भाई अभी इस समय हमारा जनाधार मजबूत था, अभी अंग्रेज को हम लोग भारत से खदेड़ सकते थे, और आप लोगों ने एक तरफा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जो कि गलत था। तो थोड़ा सा देखेंगे काकोरी कांड दोस्तों। तो काकोरी कांड थोड़ा सा, हाँ देखो काकोरी कांड, तो इसमें थोड़ा सा कहानी जानिए दोस्तों, काकोरी कांड में हुआ क्या था। आप देखोगे दोस्तों कि 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा, और आप देखो कि 1922 में चौरा चोरी जो कांड होता है यूपी में, चौरा चोरी कांड के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। अब गांधी जी जब वापस ले लेते हैं तो इससे बहुत लोग नाराज हुआ। स्वराज पार्टी तो इसी के कारण बना था। क्रांतिकारी लोग खास करके नाराज हो जाते हैं, जो क्रांतिकारी लोग थे। क्रांतिकारी में जैसे हम बताएं दोस्तों कि जैसे आप देखो कि चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह, राजेंद्र लाड़ी जैसे क्रांतिकारी जो गर्म युवा के नेता थे, गर्म खून के, इन लोग नाराज हो गए गांधी जी। बोले भाई गांधी जी के जो रास्ते, गांधी जी के मार्ग का अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो भारत कभी आजाद नहीं होगा। तो इन लोगों ने क्रांतिकारी चरण अपनाया और इसमें क्या किया, हिंसात्मक घटना को अंजाम दिए। इन लोगों ने अंग्रेज को मारना शुरू किया, अंग्रेज को लूटना शुरू किए। जैसे कॉलेज में, स्कूल में, हाई कोर्ट में, बड़े बड़े जितने भी सरकारी संस्था पे अटैक किए। लेकिन सवाल था कि भाई अंग्रेज से आप लड़ोगे कैसे, आपका इकोनॉमिकल कंडीशन, आर्थिक कंडीशन तो उतना मजबूत नहीं है। तो इन लोग के पास दोस्तों आर्थिक संसाधन नहीं था और ना ही आप हथियार था। तो इन लोगों ने दिमाग लगाया कि क्या किया जाए भाई। तो देखोगे दोस्तों कि आप इसमें देखोगे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, और आप देखो कि चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने क्या किया कि प्लान बनाया। तो आप देखोगे सहारनपुर से जो लखनऊ ट्रेन जा रहा था, सहारनपुर से जो लखनऊ की ओर ट्रेन जा रहा था, तो उस ट्रेन में अंग्रेजों का बहुत सारा असला बारूद, जैसे गोल बंदूक हो गया, कारतूस हो गया, बम हो गया, बहुत सारा सामान था। तो इन लोगों ने सोचा क्रांतिकारी कि भाई जितने भी हथियार है सब लूट लेते हैं, क्योंकि आप अंग्रेज से लड़ने के लिए आपके पास हथियार भी तो होना चाहिए। तो इनके पास हथियार था नहीं। तो आप देखो कि जो सहारनपुर से जो लखनऊ की ओर जो ट्रेन आ रही थी, इसी बीच में एक जगह है काकोरी, जो कि जंगल में पड़ता है। तो काकोरी में क्या करते हैं कि सारे क्रांतिकारी ट्रेन को रोकते हैं, चैन पुल करते हैं, सारा का सारा हथियार उसमें लूट लेते हैं, और उस लूट को वहां से सारा का सारा सामान लेके चले जाते हैं। लेकिन इसके बदले में इनको क्या मिलता है दोस्तों, आप देखोगे जैसे कि देख सकते हो कि 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी ने सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को लूट लेता। बाद में 19 दिसंबर 1927 को ये ट्रेन लूटने के कारण इन लोगों को फांसी दे दिया जाता है। ठीक, तो जैसा कि हम लोग साइमन कमीशन देख रहे थे, तो सवाल है कि साइमन कमीशन का बैकग्राउंड क्या था। दोस्तों याद होगा कि जब हम लोग पढ़ रहे थे कि 1914 से लेके 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, तो ब्रिटेन ने भारतीयों के साथ एक वादा किया था कि भाई देखो हमारा जर्मनी के साथ और ऑस्ट्रिया के साथ, तुर्की के साथ हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा, आप लोग अगर हमारा समर्थन करेंगे तो हम अगर वर्ल्ड वार जीत जाएंगे तो आप लोग को स्वराज देंगे। स्वराज की बात था, समझने वाली बात था कि कम से कम स्वराज दिया जाएगा। स्थानीय स्वशासन की बात था, मतलब प्रांतीय लेवल पर ऑटोनोमस का बात था कि प्रांतीय लेवल पर हम आप लोग को स्वायत्तता देंगे। लेकिन हुआ क्या था, आप देखोगे दोस्तों कि इसके बदले में उन लोग क्या दिया था। तो देखो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार दिया था, जो हम बताए थे कि ये भी एक कारण था असहयोग आंदोलन का। अंग्रेज को देना चाहिए था स्वराज, और कहने का मतलब कि आपको जो प्रांतीय लेवल पर ऑटोनोमस था, मतलब स्वायत्तता था, लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर था वो गवर्नर के अंडर में था। कहने का मतलब भारतीयों के अंडर में देना चाहिए था, लेकिन पूरा का पूरा गवर्नर के अंडर में था। जैसे
आप 1919 का चेम्सफोर्ड देख सकते हो, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का डिवीजन देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट का डिवीजन देखोगे आप दोस्तों तो जैसे हो कि आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से उधार जो रिफॉर्म आया था, तो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, तो एक तो सेंट्रल लिस्ट था दोस्तों, तो सेंट्रल लिस्ट में पूरा का पूरा गवर्नर जनरल के अंडर में था, और जो प्रोविंशियल लिस्ट था इसमें भी दोस्तों कुछ सब्जेक्ट गवर्नर के अंडर में दे दिया गया था, और भारतीय के अंडर में बहुत कम सब्जेक्ट मैटर था। जैसे आप देखो कि आप वैसे लोग जैसे वेलफेयर वाला काम दे दिया था, शिक्षा स्वास्थ्य वाला काम दे दिया था, साफ सफाई वाला काम दे दिया था भारतीयों को, जबकि लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू वगैरह मैटर सब रखा था गवर्नर। तो दोस्तों ये जो सुधार लाया गया था 1919 में जो दिया था अंग्रेज, तो भारतीय लोग इससे सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि भारतीयों को क्या चाहिए था दोस्तों, स्वराज। बोला था भाई अगर हम ब्रिटेन बोला था देखो हम प्रथम विश्व युद्ध में जीत जाएंगे तो आप लोग को आजादी देंगे, स्वराज देंगे, स्वायत्तता देंगे, लेकिन सारा का सारा प्रोमिस तो किया नहीं। तो 1919 में एक रिफॉर्म भी लाया, तो गलत रिफॉर्म लाया। पावर देना चाहे था, ऑटोनॉमी देना चाहे था भारतीयों को, लेकिन नहीं दिया। तो इसी को दोस्तों आप देखोगे कि इसी के समीक्षा करने के लिए, इसी की समीक्षा करने के लिए दोस्तों आप देखो, इसी को दोस्तों समीक्षा करने के लिए, इसी की समीक्षा करने के लिए आप साइमन कमीशन आया था। अंग्रेजों ने कहा कि देखो भाई जो 1919 में जो तुमको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म दिए थे, तो क्या उसके अनुसार तुम लोग शासन प्रशासन कर रहे हो, या तुम लोगों को कोई कुछ और चाहिए, कोई और भी राजनीतिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकार, संवैधानिक आधार कुछ और चाहिए। तो भारतीयों को कहना था भाई आप तो कुछ दिए ही नहीं। तो इसीलिए अंग्रेजों ने इसी के समीक्षा के लिए एक साइमन कमीशन भेजा था दोस्तों। तो इसी से एक लिंक है साइमन कमीशन का। तो आप देखोगे कि जैसा कि साइमन कमीशन देख रहे दोस्तों, 1927 में नियुक्ति हुआ था, 1928 में आया था, और आने के पीछे का कारण बताएं, क्योंकि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म दिया था भारतीयों के लिए, ठेठ भाषा में समझने के लिए भारत को कहा गया था भाई तुमको हम स्वराज देंगे, मतलब आज़ादी देंगे, मतलब स्वतंत्रता देंगे, लेकिन 1919 नाम का कानून है जो कि भारतीय के फेवर में था ही नहीं। तो इसीलिए दोबारा बोला कि ठीक है अगर 1919 का नियम से आप सहमत नहीं है तो हम आपके लिए एक दूसरा समीक्षा करेंगे और आपका नियम बनाएंगे। तो इसीलिए साइमन कमीशन को भेजा। तो दोस्तों ये बताओ, आप जो पहले नियम हम लोग को दिए हो, 1919 का जो रिफॉर्म दिए हो, तो सही से काम कर रहा कि नहीं काम कर रहा, इसका निर्णय कौन लेगा? भाई इसका निर्णय तो भारतीय लोग न लेंगे, क्योंकि कानून तो तुम दिए हो कि भाई 1919 का हिसाब से आप लोग प्रांतों में चुनाव करवाओ, स्वशासन करो। तो भाई आपका कानून ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर रहा है वही ना जानेगा। तो भारतीय लोग को समीक्षा करना चाहिए था कि हाँ भाई आपका कानून सही है कि नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि इन लोग इसका समीक्षा करने के लिए सारा का सारा अंग्रेज अधिकारी को भेज दिया। तो साइमन कमीशन का दूसरा नाम था व्हाइट मैन कमीशन। अब ये बताइए दोस्तों आप कि जितने भी जैसे साइमन कमीशन जो आया था, इस कमीशन में जितने भी लोग थे सारे के सारे अंग्रेज थे। मान ले इसमें 10 लोगों का, अगर 10 लोग हैं, 8 से 10 लोग हैं, तो सारा का सारा अंग्रेज होगा। तो भारत में 1919 का जो नियम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसका निर्णय कौन लेगा? अरे भाई भारतीयों से पूछना चाहिए था अंग्रेज को कि हाँ भाई वो जो 1919 का अधिनियम सही है कि नहीं है। लेकिन इन लोगों ने भारतीयों से नहीं पूछा, सारे के सारे अंग्रेज अधिकारी भेज दिए। तो इसीलिए भारतीय लोग नाराज हो गए। भारतीय का कहना था कि मेरा समस्या का समाधान हम लोग करेंगे कि आप करिएगा। तो इसीलिए इन लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। और इसी साइमन कमीशन के विरोध में आप देखो कि लाला लाजपत राय को जो सर पे लाठी लग जाता, जिसके कारण उनका हत्या भी हो जाता। तो साइमन कमीशन का जो विरोध होता, पुरजोर विरोध होता। जैसा कि दोस्तों आप लोग देखा ना भी, साइमन कमीशन के विरोध करने के दौरान जैसे कि भगत सिंह का रोल था। तो ये मूवी के जो दोस्तों एक क्लिप था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह का, जिसमें अजय देवगन भगत सिंह का किरदार निभाए थे, और किस प्रकार से लाला लाजपत राय को दोस्तों आप देखो कि माथे पे मार के उनका हत्या कर दिया जाता है। इसी दौरान साइमन कमीशन के विरोध के कारण ही लाला लाजपत राय का मृत्यु होता है। तो जितने भी क्रांतिकारी दोस्तों जो नेता थे, खास करके चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, ये सारे लोग ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए दोस्तों सॉन्डर्स का हत्या करते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि हमारे जो प्रमुख नेता जिनको
भगत सिंह लाला लाजपत राय को अपना आदर्श मानते हैं। आप देखोगे डीएवी कॉलेज से पढ़े हुए थे भगत सिंह, जिसका स्थापना लाला लाजपत राय किए थे पंजाब लाहौर से। तो कहीं न कहीं अपना आदर्श और गुरु मानते थे। तो उनको बदला लेने के लिए दोस्तों बाद में देखोगे कि जितने भी क्रांतिकारी नेता थे, इन्होंने लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए आप देखोगे सॉन्डर्स का हत्या कर देते हैं। इन लोगों ने पूरा का पूरा प्लान बना के आप देखोगे कि किस प्रकार से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जितने भी चंद्रशेखर आजाद प्लान करते हैं और किस प्रकार से सॉन्डर का हत्या करते हैं। अब सवाल उठेगा सॉन्डर्स का हत्या के पीछे का रीजन क्या था। तो सॉन्डर्स का हत्या के पीछे का रीजन दोस्तों यही था क्योंकि लाला लाजपत राय को दोस्तों अंग्रेजों ने लाठी से प्रहार करके उनका मृत्यु कर देते हैं। इसीलिए इन लोगों ने दोस्तों देखो कि सॉन्डर्स की हत्या करते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर सॉन्डर्स की हत्या, थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, आप देख सकते हो कि सॉन्डर्स की हत्या, ऐसा दोस्तों देख सकते हो कि सॉन्डर्स की हत्या। तो यहाँ पर देख रहा है लाठी चार्ज, आप इसमें देख सकते हो कि जो लाला लाजपत राय का मृत्यु हुआ था स्कोट के द्वारा, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो कि सॉन्डर्स का हत्या यहाँ पर हो गया था और इसी पिस्तौल से हत्या की गई थी। तो इसमें आप देख सकते हो दोस्तों कि किस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको, जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया सॉन्डर्स की हत्या वाला। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा दोस्तों नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट का स्टोरी ये था कि जब आप देखो कि यहाँ साइमन कमीशन जब आया, तो साइमन कमीशन दोस्तों जब आया तो आप देखोगे कि साइमन कमीशन जब आया था 1928 में, तो इसमें सारे के सारे अधिकारी दोस्तों कौन थे, अंग्रेज थे। तो अंग्रेज का कहना था कि भाई मैं सारा का सारा अंग्रेज इसलिए भेजा था कि तुम लोग भारतीय के बीच में राष्ट्रवाद था ही नहीं। ये बोल रहा था कि भाई अगर साइमन कमीशन में हम किस भारतीयों को डालते, दलित के नेता डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर है, हिंदुओं का नेतृत्व कांग्रेस कर रहा है और आपका जो है मुस्लिम का नेतृत्व मुस्लिम लीग कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर उनका कहना था कि तुम लोग आपस में सहमति नहीं है, दलित अलग है, स्वर्ण अलग है, मुस्लिम अलग है, हिंदू में भी विभाजन है, हिंदू महासभा अलग लीड कर रहा है। तो अंग्रेज का कहना था भाई मेरे किसको हम प्रतिनिधि मानते, भारत का कोई एक प्रतिनिधि नहीं है, इसीलिए हम किसी एक भारतीय को इसमें जगह नहीं रखे। अंग्रेज का कहना था अगर साइमन कमीशन में हम गांधी जी को रख देते तो क्या सारे भारतीय सेटिस्फाई होते, मुस्लिम लीग नाराज हो जाता, हिंदू महासभा नाराज होता, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर नाराज हो जाते। अगर डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर को रख देते या मोहम्मद अली जिन्ना को रख देते तो क्या सभी लोग सेटिस्फाई होते, नहीं होते। इसीलिए अंग्रेज का कहना था भाई कि देखो साइमन कमीशन में हम अंग्रेज को इसलिए रखे क्योंकि तुम लोग में राष्ट्रवाद नहीं है, तुम लोग आपस में सहमति नहीं है। तो इसी के विरोध में भारतीय लोग नाराज हो गए और भारतीय लोग बोले नहीं हम लोग में राष्ट्रवाद है, हम लोग बना सकते हैं, संविधान का मसौदा तैयार कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों नेहरू रिपोर्ट लाया गया और इस नेहरू रिपोर्ट में दोस्तों आप देखोगे सबसे पहला संविधान का मसौदा इसी में तैयार किया गया। और इस नेहरू रिपोर्ट को ऐसा तैयार किया गया कि इस नेहरू रिपोर्ट में आप देखोगे दोस्तों किसमें, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित, महिलाओं सभी के लिए दोस्तों फंडामेंटल अधिकार का बात था, फंडामेंटल राइट्स था, व्यस्क मताधिकार था, संयुक्त निर्वाचन मंडल का प्रावधान था। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट डिमेरिट था दोस्तों, इसमें डोमिनियन स्टेटस का बात था। डोमिनियन कहने का मतलब स्वराज, इसमें पूर्ण स्वराज नहीं था, इसमें पूर्ण स्वराज की बात नहीं थी। डोमिनियन स्टेटस कहने का मतलब दोस्तों होता है, आप थोड़ा सा आप देख सकते हो, डोमिनियन स्टेटस का मतलब हो गया कि मान ली भारत है, तो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म आपको जानना दोस्तों जरूरी है। मान ली भारत का मैप है, तो भारत में सारा सब्जेक्ट मैटर आपके पास होगा, सारा जो सब्जेक्ट है वो आपके पास होगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन मतलब संचार और डिफेंस, जिसको रक्षा बोल लीजिए दोस्तों, संचार, कम्युनिकेशन, डिफेंस और फॉरेन, जिसको विदेश नीति बोल लीजिए, ये तीन सब्जेक्ट अंग्रेज के पास रहेगा।
फॉरेन पॉलिसी अंग्रेज के पास, डिफेंस सिस्टम अंग्रेज के पास, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन अंग्रेज के पास, और बाकी सारा का सारा भारतीय के पास। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों डोमिनियन। डोमिनियन बोल लीजिए या फिर इसको बोल लीजिए दोस्तों स्वराज। जबकि भारतीय पूर्ण स्वराज के फेवर में थे। पूर्ण स्वराज मतलब डिफेंस भी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन भी और फॉरेन भी, सारा का सारा सब्जेक्ट मैटर भारतीय के पास होना चाहिए था। तो नेहरू रिपोर्ट में दोस्तों सारा चीज था। नेहरू रिपोर्ट में बात किया गया था कि भारत के लिए एक संविधान बनेगा जो संघीय ढांचा होगा, सभी लोगों को मूल अधिकार मिलेगा, सभी को व्यस्त मताधिकार मिलेगा, संयुक्त निर्वाचन मंडल का प्रावधान होगा। जैसे इसमें क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट था, पृथक निर्वाचन मंडल मुस्लिम को मिला था, लेकिन नेहरू रिपोर्ट उसको डिनाई कर दिया था, बोला था पृथक निर्वाचन मंडल नहीं रहेगा। और साथ ही साथ जो अवशिष्ट शक्तियां था, रिसोडरी पावर किसमें था, सेंटर में था। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखो कि अच्छा बात था, लेकिन बस एक ही डिमेरिट था, इन लोग स्वराज मांग किया था, जबकि इसी वजह से नाराज हो गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इन लोगों ने बोला था नहीं भाई हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण। हालांकि जब नेहरू रिपोर्ट का जब सम्मेलन हुआ और नेहरू रिपोर्ट में जब लोग बैठे, तो नेहरू रिपोर्ट में आप देखो कि दो गो के बीच में विवाद हो गया। आप देखो कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, ये दोनों के बीच में विवाद हो गया दोस्तों। मुस्लिम लीग में क्या था कि जैसे मान ले सेंटर है, केंद्र में, अब इसका कहानी जानिए। केंद्र में आप देखोगे कि केंद्र में मुस्लिम लीग का कहना था कि भाई केंद्र में जब मुस्लिम अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यक होने के कारण इन लोगों को क्या दो, इन लोग के यहाँ पर सीट को रिजर्व कर दो। आरक्षित सीट की मांग इन लोग को चल रही थी कि अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीट दिया जाए, क्योंकि केंद्र में जो है कि अल्पसंख्यकों का अधिकार का रक्षा होना चाहिए। तो इसी के विरोध में हिंदू महासभा बोल दिए कि चलो भाई केंद्र में अगर तुमको हम मुसलमानों के लिए अगर हम सीट आरक्षित कर रहे हैं और उन लोग को अल्पसंख्यकों का सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा, तो जहां जिस प्रांत में, जैसे बंगाल वाले क्षेत्र में या पंजाब वाले क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक थे, तो हिंदू महासभा का कहना था भाई जिस प्रांत में हिंदू अल्पसंख्यक है वहां पर भी हिंदुओं के लिए सीट को आरक्षित कर दीजिए। तो इसी में लेके आप देखो कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बीच में डिबेट होता। मुस्लिम लीग का कहना था कि सेंटर में मुसलमानों के लिए सीट रिजर्व रखिए सुरक्षा के लिए। उसी प्रकार हिंदू महासभा का कहना था कि प्रांत में, प्रोविंस में हिंदू के लिए सीट रिजर्व करिए, क्योंकि इन लोग भी अल्पसंख्यक है। जैसे यहाँ लाहौर पंजाब वाले इलाके में हिंदू अल्पसंख्यक थे, असम के क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में अल्पसंख्यक थे। और साथ ही साथ जो रिसोडरी पावर था, जिसको अपशिष्ट शक्तियां था, मुस्लिम लीग बोल रहा था कि भाई प्रांत में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, प्रांत में। तो प्रांत में दोस्तों इसको देने की बात था, लेकिन बाद में इसी में क्या हो गया कि हिंदू और मुस्लिम, खास करके हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बीच में डिबेट हो गया, इसीलिए नेहरू रिपोर्ट दोस्तों पारित नहीं हो पाया। तो इसके बदले में अंग्रेजों ने जानबूझकर फिर से वही बात याद दिलवाया कि भाई आप लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे कि साइमन कमीशन में एक भी इंडियन नहीं है। लो तुम लोग अगर आपस में इंडियन था तो तुम लोग आपस में समझौता क्यों नहीं कर पाया? तुम लोग तो खुद हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग आपस में लड़ गए। तो मैं इसीलिए जान रहा था कि तुम लोग में राष्ट्रवाद का कमी है और तुम लोग से संविधान नहीं बन पाएगा, इसीलिए हम तुमको साइमन कमीशन में सिर्फ अंग्रेज लाए थे। तो इसी में बाद में देखोगे दोस्तों कि इसी के कारण अंग्रेज बोलते कि भाई तुम लोग से संविधान बनने वाला है नहीं, इसीलिए तुमको हम इनवाइट करते कहाँ, गोलमेज सम्मेलन में। तुम लोग सब अलग आओ। तो बोला मुस्लिम लीग से आएगा मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस से आएंगे गांधी, दलित से आएंगे अंबेडकर, फिर आप बाद में देखोगे हिंदू महासभा के कुछ गए थे, मदन मोहन मालवीय और सप्रू वगैरह, फिर सरोजनी नायडू वगैरह महिला का प्रतिनिधित्व करने गए थे। तो बहुत सारे अलग अलग लोग गोलमेज सम्मेलन में गए थे, क्योंकि सभी लोगों का प्रतिनिधित्व अलग अलग संप्रदाय कर रहा था, क्योंकि इस समय तक अंग्रेज का मानना था कि भारत में राष्ट्रवाद नहीं है। तो आप जैसा कि नेहरू रिपोर्ट में दोस्तों हम लोग क्लिप के माध्यम से देखें कि किस प्रकार से मूल अधिकार, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मतलब व्यस्त मताधिकार, और साथ ही साथ मुस्लिमों के लिए यहाँ पर बात था पृथक निर्वाचन मंडल का त्याग दिया गया। लेकिन नेहरू रिपोर्ट फेल होने का सबसे कारण हम ऑलरेडी बता दिए कि किस प्रकार हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बीच में विवाद हो गया था।
तो अब सवाल आगे का स्टोरी में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से यहाँ पर भारतीय नेता भी असहमत है। तो भारतीय नेता में सबसे पहले असहमत में दोस्तों आप किनको देखोगे, तो मैं ऑलरेडी बता चुका था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों इन लोगों का कहना था कि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस मतलब स्वराज की बात है, जो कि ब्रिटिश के अंदर में रह के शासन करना था। इन लोगों का कहना था नहीं, मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से नेहरू रिपोर्ट को विफल होने के बाद रावी नदी के तट पे लाहौर में दोस्तों किस प्रकार से आप देखोगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह शपथ लेते हैं और पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं और बोलते हैं जब तक हमारा पूर्ण स्वराज नहीं देंगे तो हम लोग असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे पूर्ण स्वराज की मांग और असहयोग आंदोलन की शुरुआत, और फिर बताएंगे इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन, 1935 का अधिनियम और 1937 का चुनाव। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, दोस्तों को शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए अच्छा वीडियो बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।